फिर से पुनः स्वागत करता हूँ मेरी क्लास में। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग 5 मिनट्स बाद में अपना क्लास स्टार्ट करूँगा बेटा। 11:10 मान के चलो, 11:10 कॉल कर देते हैं क्लास। टिल व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने 3 बेस्ट फ्रेंड को कॉल कीजिए। हाँ, श्रेया सिंह, श्रवंतिका, दीक्षा इज देयर, देवयानी और हितेश। आप देखता हूँ कौन किसको कॉल करके क्लास में एंट्री दिला पाता है। जस्ट आयशा पटेल हैज ज्वाइंड। ओके आयशा, responsibility is that at least 2 friends you can call and ask them to join the class, because again today income determination का जो first morning session जो हमने लिया, that I am going to revise it। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें हैं और इस क्वेश्चन और आंसर सेशन से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और टिल आपका जो एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक हम इसी तरह से क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर रिवाइज करेंगे, ताकि आपको ये मालूम हो कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। कई बार ऐसा होता है हमारे बच्चों को कि दे सी द आंसर बट स्टिल उनको आंसर समझ नहीं आता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ये बिजनेस स्टडी होगा, क्योंकि ये अकाउंट्स होगा, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। इट इज नॉट अ हिंदी और इट इज नॉट इंग्लिश और इट इज नॉट अ अदर सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। सो आपको थोड़ा एफर्ट करने की जरूरत है, इसलिए मैं क्वेश्चन और आंसर सेशन के द्वारा रिवीजन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब फ्लैट लेसन हम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि फ्लैट लेसन पढ़ाते हैं बच्चे को समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब when it comes to write the answer, then the real problem they face. So once again पंकज, आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए बेटा, और आप अपने बेस्ट फ्रेंड को क्लास में जस्ट पुल देम इनटू दिस क्लास। खुशी भाई, आप भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए बेटा और उनको कॉल करके बुलाइए क्लास में। प्रिया, आप भी आ गई हैं, बहुत। प्रियांशु गौड़, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड प्रियांशु, कीप इट अप बेटा। अगर ऐसे ही जोश बना रहा है ना तो मुझे पढ़ाने का भी जोश बढ़ता जाएगा, और आपके आने से बड़ा ही मैं खुश महसूस कर रहा हूँ। तो प्रियांशु, आप किसी के कहने पर आए हो कि खुद ही ज्वाइन किया आपने? सर मैंने लिंक देखा तो सर मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, लिंक, वेरी गुड। ये तो उसके बाद श्रेया का भी मैसेज आया था तो मैंने देखा कि लिंक भी है तो फिर ज्वाइन करा सर। क्या बेटा? सर यही बोल रहा था। अच्छा, ठीक है। नहीं, ये बहुत खुशी की बात है कि आप खुद ही ज्वाइन कर रहे हो ना। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अगर थिंग्स हैपेंस वॉलंटरली, हम किन्स क्या कहते हैं वॉलंटरली, कोई किन्स तो नेगलेक्ट करते हैं कि वॉलंटरी लोगों को, अनएम्प्लॉयड लोगों को ना, हम उनके रोजगार की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर जो वॉलंटरी ज्वाइन करते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, कि वो अपनी इच्छा से जो ज्वाइन करें और बेमन से जो ज्वाइन करते हैं। तो आज रेट लगता है कुछ बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों में पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। पंकज, प्रियांशु, दीपांशु, प्रियांशु ने दीपांशु को बुलाओ भाई। पंकज, आदित्य तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो दिखाई दे रहा है आजकल, उसकी तबीयत ठीक है ना? भी क्लास में ही है सर। क्या बेटा? सर दीपांशु भी क्लास में ही है सर। दीपांशु है? कहाँ है? डी है क्या? नहीं, डी कहाँ है? दीपांशु सर है, दीपांशु है, मुझे दिखाई दे रहा है। अपना अटेंडेंस उसमें अटेंडेंस वाले चैट बॉक्स में डाल दो बेटा। सब लोग अपने अपने डाल दो। दीपांशु तो है, नहीं दीपांशु है, दीपांशु, अच्छा ओके। तो दीपांशु, हाउ आर यू बेटा? दीपांशु, और आज आप लोग, अच्छा पंकज, ओके पंकज ने कहा है तो आप आए हैं, वेरी गुड। चलो पंकज, थैंक यू बेटा। हाँ, टू कॉल फॉर कॉलिंग देम। आदित्य इज मिसिंग, यू आर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड पंकज। आदित्य, दीपांशु, you pull your two best friends so that बच्चे क्लास में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ गेन होगा। अगर क्लास से बाहर रहेंगे बेटा तो भी बेटा नुकसान, टाइम बहुत वेस्ट होता है। हाँ, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, कि अगर आपको और अच्छा टाइम मैनेज कर पा रहे हो किसी तरह तो दैट इज ओके, बट स्टिल अगर वो तो हमको पता चल जाता है कि कौन कितने तरीके से अपने टाइम को बेटर मैनेजमेंट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप टाइम से ज्वाइन करो और दूसरे को मोटिवेट करो ज्वाइन करने के लिए, और एक दूसरे के मोटिवेशन से हम लोग सब लोग आगे बढ़ेंगे।
तो वंदना आप अपने 2 बेस्ट फ्रेंड को कॉल कीजिए बेटा और ज्वाइन कराइए। खुशी आपने भी 2 बेस्ट फ्रेंड को नहीं कॉल किया, बुलाया नहीं क्लास में। दीक्षा ओली आप तो राइट टाइम ज्वाइन करती हो बेटा, तो 2 बेस्ट फ्रेंड आपने बना ही लिए होंगे, देवयानी आपने भी बना लिए होंगे, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मुस्कान हैज गॉट एंट्री, मुस्कान वेरी गुड मुस्कान, चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस दे देना बेटा। और मुस्कान ने ज्वाइन किया है। और के फॉर खुशी भाई आप 2 बेस्ट फ्रेंड को लेकर आइए सर। 1 2 देवयानी, ओके, और दीक्षा ओली, श्रवंतिका बिस्वाल। मैं थोड़ा सा 11:10 मैंने कहा हुआ है कि आई विल जस्ट स्टार्ट लेसन एट 11:10। 2 मिनट का समय बेटा आप लोगों सबके पास है। 2 मिनट में आप दो कम से कम 5-7 और बच्चे आ जाए ना, तो क्लास हैंडसम थोड़ी क्लास हो जाएगी, क्लास ठीक ठाक हो जाएगी, तो क्लास का लुक बदल जाएगा और प्रेजेंटेशन क्लास में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, ओके। तो इसलिए जल्दी से आप एक बच्चे को कोशिश करो कि एक बच्चे को आप लेकर आए, अपने फ्रेंड्स को लेकर क्लास में एंट्री करें। खुशी, श्रेया, पीयूष आजकल नहीं आ रहा है, पीयूष इज बंकिंग द क्लास। अम्मान, पंकज, ये पंकज, अम्मान की खबर लो भाई। प्रियांशु, पंकज, दीपांशु, अम्मान की खबर लो। संजय की खबर लीजिए आप लोग कि संजय क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया। अगर मैं लीव करके गया हूँ, मेरा दूसरा फोन बिजी है, इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। आई कैन नॉट कॉल आल्सो एनीबॉडी। तो संजय, अम्मान, संजय एंड और प्रीतेश नहीं आ रहा है। पंकज, व्हाट हैपेंड टू प्रीतेश? प्रीतेश इज नॉट responding in the class, is not there in the class. It is Pritesh, Aditya, Pritesh, many more are there. Aman, ये लोग क्लास में आ जाएंगे तो थोड़ा सा मेरा टेंशन दूर होता है। कॉल देम। प्रियांशु 11:10। हाँ बेटा जरा देखो, अमान, संजय, इन सबों को, प्रीतेश को देखो बेटा, अगर वो आ जाए तो ठीक है। संजय को मैसेज करा सर, अमान का नंबर नहीं है। ओके, अमान का नंबर नहीं है, किसी के पास नहीं होगा अमान का नंबर, तो होगा नहीं, किसी न किसी के पास तो होगा ही। तो जिसके पास में अमान का नंबर है एक बार कॉल करो बेटा। आकाश पाल हैज नॉट ज्वाइन। आकाश पाल तो लड़का ऐसा नहीं है, आकाश पाल तो ज्वाइन करता है, रेगुलर बॉय इन द क्लास। आकाश पाल देखा नहीं होगा आज वेडनेसडे, उसको दिमाग में नहीं होगा शायद, उसको केवल मिडिल क्लास का ही ध्यान होगा। तो आकाश पाल को कोई मैसेज कर दो तो आकाश पाल 2-3 लोगों को लेके आएगा। अभिषेक राय नहीं आया है, ये बच्चे पंक्चुअल हैं। श्रेया सिंह, आकाश पाल को देखो बेटा। पंकज, आकाश पाल को देखो। नंबर नहीं है उसका। क्या बेटा? सर मेरे पास नंबर नहीं है उसका। नंबर नहीं पंकज के पास। पंकज, आकाश पाल को कॉल करो बेटा। सर बात नहीं होती सर मेरे इनसे। अरे ऐसा मत करो बेटा। सर नहीं है नंबर सच में, मेरे बस प्रियांशु दीपांशु से बात होती है। ओके, ठीक है। तो किसके पास हो सकता है? हितेश तुम्हारे पास है बेटा आकाश का नंबर? करण सिंह, if you have Akash number, call him and ask him to join Akash। और नो सर, नहीं है आपके पास। ओके, तो किसी के पास नहीं है आकाश का नंबर। ओके, अभिषेक का, आकाश, अभिषेक, आदित्य, टोटली दे आर मिसिंग द क्लास। और कौन मिस कर रहा है? सो मतलब रिमिका इज नॉट जॉइनिंग नाउडेज। व्हाई इट सो? रिमिका, चलो मेरा टाइम हो गया, हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको कुछ विजिबल दिखाई दे रहा है बेटा? विजिबिलिटी है? अभी नहीं दिखा रहा होगा। नहीं सर। दिखाई दे रहा है? नो सर। हाँ, तो once again dear friends, very good morning
and we are now going to start very important work, that is the income determination in theory, question and answer, way to revise the question. Already we have seen few questions and now we are moving to the next lab, and this one we are going to discuss only the theoretical portions. For numerical we may take tomorrow, and you will just get ready with that pen and paper so that you can solve simultaneously without seeing the answers. Though answers are there, all answers are displayed on the screen, but you are supposed to solve the questions without answers. For that is for tomorrow's class. So today's next question is, Pankaj, you can read this question number 9. Will increase in aggregate demand by printing more currency notes lead to a higher level of output and consequently a higher level of GDP? Okay, this is a question. Will increase in aggregate demand by printing. aggregate demand को बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं? डिमांड को बढ़ाने का तरीका तो ये हो सकता है कि लोगों के पास पैसा रहेगा तो लोग डिमांड करेंगे, तो लोग मनी सप्लाई अगर बढ़ जाए तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी. अगर हमारे पास 1 रुपया हो और समोसे का दाम 5 रुपया हो, तो जिसके पास 4 रुपये तक है वो तो समोसा नहीं डिमांड करेंगे ना, क्योंकि समोसे की डिमांड करने के लिए जरूरी है कि आपके पास मिनिमम 5 रुपये हो. तो ये निश्चित रूप से डिमांड बढ़ाना है तो मनी सप्लाई मतलब लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए. ठीक है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है. विल इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड by printing more currency notes lead to a higher level of output and consequently a higher level of GDP. क्या ऐसा संभव है कि हम करेंसी की प्रिंटिंग करते जाएं जिससे डिमांड बढ़ जाएगी, जैसा कि हम कह रहे थे? ओके, तो ये देखना है. तो इसका आंसर देख लीजिए, अप्रोप्रिएट जो आंसर लिखा है हमारे सामने. दिस विल हैपन ओनली व्हेन देयर इज अनयूटिलाइज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी. ये तभी होगा जब अनयूटिलाइज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है. जब हमारी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उससे हम कम यूज कर पा रहे हैं. बट इफ द प्रॉब्लम रिलेट्स टू लैक ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, देन इंक्रीज इन aggregate demand due to printing of currency notes will only increase inflation without causing any increase in GDP. अब ये दूसरा जो पोर्शन है कि अगर मान लो कि लैक ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, हाँ, बट इफ द प्रॉब्लम रिलेट्स द लैक ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी देन इंक्रीज इन ADD. अब इसको समझने के लिए इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ लें और इसके बाद एक बार आप भी अपने ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, और इसके बाद फिर इसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो क्या हम प्रिंटिंग करेंसी की प्रिंटिंग कर दें तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा और फाइनली GDP बढ़ेगा? यही क्वेश्चन है. ठीक है, अब इसको देखो कि हम इसको डायग्राम से दिखाना चाहें तो हम इसको कैसे डायग्राम के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं. ठीक है, अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन देखो अब हमको देखना पड़ेगा कि अगर मान लो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है तो यहाँ पर क्या है, ये फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. मतलब अगर आप देखो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी इतनी है फिलहाल, तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी दिखाता है ना ये लाइन. ठीक है, ये तो अगर हम मान लो प्रोडक्शन यहाँ करें, इस पॉइंट पर करें, ठीक है, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पर करें तो मतलब हमारा क्या है, ये अनयूटिलाइज्ड हो गया क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है और हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं. ठीक है, हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं. ठीक है, जो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, तो हमारा अनयूटिलाइज्ड. ऐसे केस में क्या होगा कि अगर हम प्रिंटिंग कर दें तो ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा क्योंकि हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी है. ये देखो हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी है इतना, तो इस कैपेसिटी को अगर हम मनी सप्लाई बढ़ा दें, मतलब प्रिंटिंग कर दें, करेंसी की प्रिंटिंग का मतलब क्या हुआ, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा, मतलब लोग मनी सप्लाई ज्यादा हो गई. तो मनी सप्लाई बढ़ा दें तो जब ये इस पॉइंट पर प्रोडक्शन हो रहा है,
तब तक तो मनी सप्लाई को बढ़ाना फायदेमंद है। लेकिन अगर मान लो कि जो हमारा प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है, मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, और इसके बाद हम अगर प्रिंटिंग कर दें तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये जो डिमांड होगी, इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है यहाँ है, लेकिन ये चूंकि डिमांड बढ़ गई है तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है? ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये जो क्रिएशन होगा कि ये इसको कहते हैं, ये एक्सेस डिमांड हो जाएगा। ये क्या होगा? एक्सेस डिमांड किसी हो जाएगी, ठीक है, एक्सेस डिमांड किसी हो जाएगी, और ये इन्फ्लेशनरी कंडीशन को जन्म देगा। किसको जन्म देगा? इन्फ्लेशनरी कंडीशंस को, इन्फ्लेशन को जन्म देगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। इन्फ्लेशन को जन्म देगा ये, ठीक है। अगले पॉइंट मैंने अभी जो बोला समझ में आया कि अब मैंने जस्ट रिपीट करता हूं। ये हमारा क्या है? एग्रीगेट डिमांड, और ये हमारा है एग्रीगेट सप्लाई। जहां बराबर होगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन उसके नीचे मान लो कि यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पर इक्विलिब्रियम तो होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जाएगा उसको। तो ऐसी स्थिति में अगर हमको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ना है तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर मान लो कि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी हमने कर दिया, तो लोगों के हाथ में पैसा बढ़ गया, तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, और चूंकि हमारी इकोनॉमी कैपेसिटी ऑलरेडी है, इसलिए वो कोई प्रोड्यूसर साइड से कोई रुकावट नहीं आएगी। प्रोड्यूसर तो चाहते ही हैं कि उनकी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। तो वो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा जब ये इस पॉइंट पर हो। लेकिन जब यहाँ पर हो और तब हमारा प्रिंटिंग करेंसी हो, तो वो क्या होगा? एक्सेस डिमांड को शो करेगा और वो इन्फ्लेशनरी कंडीशन को जन्म देगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो भाई। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। प्रिया समझ आ रहा है बेटा? प्रिया, आयशा, सर। यस सर। वंदना, क्लास में नहीं क्या? प्रियांशु, दीपांशु, प्रियांशु एंड दीपांशु। यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। प्रियांशु पढ़ो बेटा। What would be the value of MPC is in case of linear consumption function y? इसको पढ़िए जरा। सर नीचे से पढ़ना है? आंसर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर पढ़ना तो है आपको, आंसर तो तुम जान रहे हैं, स्टैंडर्ड आंसर लिखा हुआ है इसमें, पढ़िए। The slope of straight line is always constant at and MPC represents the slope of consumption curve. Therefore, the value of MPC will be constant in case of linear consumption functions. अब इसको हम डायग्राम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा डायग्राम बन रहा है। एमपीसी का रिलेशन किसके साथ है? सी और वाई के साथ, है ना। एमपीसी अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ये तो एमपीसी है। मतलब चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। अब ये इनकम ने यहाँ ले लिया, इनकम का ये कर्व है ना, हाँ, और ये हो गया कंजम्पशन का कर्व, ठीक है। बोलो, ठीक है। अब मान लो कि हम धीरे धीरे कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशन, मान लो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो हमारा कंजम्पशन का लेवल क्या होगा, इनकम का लेवल क्या होगा? ये, ठीक है। दिस इज द कंजम्पशन,
ठीक है, तो इधर ये डेल्टा सी, अगर आपसे पूछा है कि इसका डायग्राम बनाओ तो बनाना है, नहीं तो जरूरत नहीं है, इसमें तो कम से कम जरूरत नहीं है। ये हो गया डेल्टा सी, लिखने में दिक्कत हो रही है, डेल्टा वाई एंड सिमिलरली डेल्टा सी और ये डेल्टा वाई। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी इन केस ऑफ लीनियर कंजम्पशन कर्व। अब हमारा लीनियर कंजम्पशन कर्व के केस में क्या होगा? देखो ये हमारा कंजम्पशन कर्व है ना, ये लीनियर है। कंजम्पशन कर्व क्या है? ये कंजम्पशन कर्व हमारा, तो ये लीनियर मतलब सीधी रेखा है। हाँ, इसका कारण क्या है? अब ये देखो सीधी रेखा है तो इसके दो बातें निकल के आती हैं। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दें, ऐसे डालते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हम परपेंडिकुलर डाल दें तो परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये हमने डाल दिया, ठीक है। तो अगर आप देखो ये स्लोप है, ये जो एंगल है, ये स्लोप जो है क्या है? सब बराबर है। ये स्लोप जो है बराबर है, ठीक है। तो एमपीसी का जो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी इन केस ऑफ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, मतलब उसका क्या मतलब, उसका क्या सॉरी क्या उसका मूल्य होगा। तो ये आप देखो कि ये जब कंजम्पशन कर्व जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, ठीक है। और ये बताता है कि हम कांस्टेंट रेट से जो हमारे इनकम में चेंज हो रहा है उसका कांस्टेंट रेट में हमारा परिवर्तन हो रहा है, किसमें? कंजम्पशन में, ठीक है, जो कि मेजर किया जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के द्वारा। पहली बात तो ये रिलेशनशिप दिखाता है कि चेंज इन इनकम का कितना भाग चेंज इन कंजम्पशन पर जाता है। मतलब इनकम अगर चेंज होता है तो उसका कितना भाग हम कंजम्पशन पर खर्च करते हैं और कितना भाग सेविंग पर जाएगा। क्योंकि अगर मान लो 100 रुपये इनकम में बढ़ोतरी होती है, और इससे मान लो कि चेंज इन डेल्टा सी मतलब 20 है मान लो, ठीक है। तो ये चेंज अगर है, या ऐसे कर लो कि अगर 100 से ये 200 हो गया तो चेंज कितना हो गया? 100 का। ये 100 है मान लो, 100, ठीक है। अगर मान लो ये 10 से 5 से रख दो, 5 से 20 हो गया तो चेंज कितना हुआ? 15 का हुआ। तो नया जो होगा एमपीसी क्या होगा? 15/100 हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरे पॉइंट पर लोगे तो उसका भी स्लोप जो है बिल्कुल कांस्टेंट है। जब तक ये कांस्टेंट रहेगा ये क्या होगा कि इसका हर जगह स्लोप बराबर है। अगर मान लो कि कर्व लाइन होता, कर्व लाइन, तो कर्व लाइन का स्लोप जो है यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, राइजिंग है यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, फिर यहाँ पर कुछ और होगा। इसलिए जब कांस्टेंट होगा तो उसको लीनियर होना ही होना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो दीक्षा, पढ़ो बेटा। Is aggregate demand the same as market demand? Justify your answer. Market demand is a concept related to microeconomics, whereas aggregate demand relates to macro study of the economy. Market demand is the total demand of one commodity in the market. On the other hand, aggregate demand is the demand for all goods and services in the economy. Therefore, the two concepts are different from each other. ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि एग्रीगेट डिमांड का वर्ड जो है हम यूज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और मार्केट डिमांड मतलब जिसके टूल्स कौन कौन से हैं? डिमांड और सप्लाई। ये मार्केट डिमांड है ना, मार्केट डिमांड के टूल्स क्या हैं? ये डिमांड और सप्लाई है। तो मार्केट डिमांड बिल्कुल ये माइक्रो से संबंधित है
हाँ, और एक जो है एग्रीगेट डिमांड किससे संबंधित है, मैक्रो से संबंधित है। मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, मार्केट डिमांड क्या है, टोटल डिमांड ऑफ वन कमोडिटी, एक ही वस्तु की सारे अलग अलग जो प्राइस है उस प्राइस पर उनका डिमांड क्या है इसका पता चलता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एग्रीगेट डिमांड इज द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, इस सबका डिमांड है, हर तरह की वस्तुओं का ये डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड। Therefore the two concepts are different from each other, इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल जुदा जुदा है, अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा देवयानी। पढ़िए बेटा, प्रियांशु पढ़ो बेटा, देवयानी का कनेक्शन कट गया लगता है। प्रियांशु, प्रियांशु, वंदना पढ़ो बेटा, वंदना, वंदना, श्रेया पढ़िए बेटा, श्रेया। अच्छा, यस सर। श्रेया पढ़ो। सर क्वेश्चन हट गया स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा अच्छा। Does increase in aggregate demand always lead Does to increase in aggregate demand always lead to increase in price level? पढ़ो बेटा, आंसर पढ़ो। No, before full employment level, any rises in AD will leads to a propagated rise in AS that leads to a constant price level. However, after full employment level, when any increases in AD does not lead to a corresponding increase in AS, then the price level rises. ओके, अब इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन हम एक बार भी पढ़ लें, ध्यान से देख लें कि क्वेश्चन कहता है कि डज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल। क्या एग्रीगेट डिमांड की बढ़ोतरी प्राइस लेवल को हमेशा बढ़ाएगी? अभी जस्ट मैंने इसका आंसर दिया है, लेकिन फिर भी चलिए हम देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन कहता है, क्या एग्रीगेट डिमांड की वृद्धि हमेशा प्राइस लेवल को बढ़ाएगी? तो ये देख लो कि ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद भी अगर हम एक्सपेंडिचर करें जैसे ये, ठीक है, जैसे अभी मैंने दिखाया, ओके, ठीक है। तो ये हमारा हमने डिजायर किया था और इकोनॉमी में इतना प्रोडक्शन करने का और इतना इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये इतना है। लेकिन किसी कारण से मान लो कि हमारा एक्सपेक्टेशंस ओवर एक्सपेक्टेड थे कि हम हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो क्या हो गया कि ये यहाँ पर हमने किया, तो ये ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट किस लिए होगी? ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट ये स्थिति होगी। ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति होगी। ठीक है, तो अगर एग्रीगेट डिमांड जो कि एक्चुअली होना चाहिए, हाँ, जबकि एक्चुअली होता है यहाँ पर है और एक्चुअली होना चाहिए, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। अगर ये दोनों यहाँ बराबर होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा हो, यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम हो एक्चुअल में, तो ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो भी एक्सेस डिमांड होगा वो क्या करेगा? ये इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को पैदा करेगा। वो क्या करेगा? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को पैदा करेगा। ठीक है, तो ये हमारा मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर कोई डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है, तो वो हमारा इन्फ्लेशनरी कंडीशंस को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले अगर कुछ हो इस तरह का, मतलब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी है इकोनॉमी के पास, यहाँ तो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है,
और यहाँ पर ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ के बाद अगर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट हो, कोई कुछ बात हो, प्रिंटिंग करेंसी कुछ भी हो, तो ये डिमांड को अगर ये बढ़ता है तो ये डिमांड यहाँ पर मैक्सिमम ला सकता है। लेकिन अगर इसके बाद अगर हो, हाँ मतलब और भी ज्यादा हो, तो ये इन्फ्लेशन नहीं कर सकता। मतलब इसके बाद जो भी होगा इन्वेस्टमेंट सब इन्फ्लेशन करने को बढ़ाने वाला होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो मुस्कान, मुस्कान बोलो बेटा। Yes, sir. हाँ, अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, मुस्कान पढ़ेंगे बेटा। सही शो नहीं हो रहा। शो कैसे नहीं हो रहा? 16 नंबर क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल नहीं कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल सेपरेटली करूंगा। पढ़ो। इन इज इंक्रीजिंग एमपीसी, ये तो है क्वेश्चन। दिखाई नहीं दे रहा है? किसी को दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर। पढ़िए बेटा। Is increasing MPS an indicator of approaching recessionary trends in economy? Answer: increasing MPS implies decreasing MPC. This indicates toward a decreasing tendency to consume the additional income. Decline in consumption expenditure, being a component of AD, may ultimately lead to decline in AD and equilibrium level of income. Such a situation may thus lead to an economic slowdown. ठीक है। अगर आप इकोनॉमी में, इसको ऐसे समझो कि अगर आप इकोनॉमी में आपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ा है, इंजेक्शंस पढ़ा है ना, इंजेक्शंस, हाँ, कि टैक्स है, अगर टैक्स हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? इकोनॉमी से पैसा कम होगा, सर्कुलर फ्लो कम होगा कि ज्यादा होगा? अगर हम टैक्स की मात्रा बढ़ा दें तो सर्कुलर फ्लो में एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा? कमी आएगी कि बढ़ेगा अगर टैक्सेस बढ़ा दिया जाए तो? अगर लोगों के पास अगर टैक्स कम कर दिया जाए तो सब्सिडी देने पर क्या होगा? अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे या गवर्नमेंट ट्रांसफर इनकम दे रही है लोगों को, ठीक है, तो यही से इसका आंसर है। अगर आपके पास पैसा है और पैसे को आप ज्यादा से ज्यादा बचा के रखते हो, अगर बैंक में इन्वेस्ट नहीं करते हो, बैंकिंग मतलब सर्कुलर फ्लो में आप ऐड नहीं करते हो, तो वो आपका वो जो स्थिति होगी वो डिमांड को कम कर देगी। समझ रहे हो? पैसे की बचत जो है करने से क्या होगा कि डिमांड पे लोग, यहाँ पे जब पैसा कम होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे ना। जैसे भी हमने समोसे का एग्जांपल लिया कि आपके पास 1 रुपया है और 5 रुपए का एक समोसा मिलता है, तो जितने 4 रुपए तक जिनके पास है वो सब समोसे का डिमांड नहीं करेंगे। अब अगर सेविंग कर रहे हैं तो सेविंग कर रहे हैं मतलब खर्च करने की प्रवृत्ति कम है, खर्च कम कर रहे हैं। और जब खर्च आप करते हैं, आपका जो खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो किसी दूसरे का इनकम होता है, दूसरे से तीसरे का इनकम होता है, तीसरे से चौथे का इनकम होगा। तो ये कहने का मतलब कि जितना ही आप सेविंग करोगे, इकोनॉमी में कंजम्पशन का लेवल डाउन होगा, और कंजम्पशन का लेवल डाउन होने का मतलब है कि वो इकोनॉमी है अप्रोच करेगा किसकी तरफ? तो रिसेशन का ट्रेंड देखने को मिलने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो फिर अनसोल्ड स्टॉक की समस्या हो जाएगी, तो फिर बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। एक छोटा सा डेफिनेशन है जिसको आपको खुद पढ़ना है, छोटा सा डेफिनेशन आप पढ़िए जल्दी से, पढ़ो मुस्कान बेटा। मुस्कान, देवयानी पढ़ो बेटा, देवयानी नहीं पढ़ी, देवयानी पढ़ो बेटा। देवयानी देवयानी में है, अच्छा आयशा पढ़ो बेटा, आयशा। यस सर। पढ़ो बेटा। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा।
Give the meaning of aggregate demand. Aggregate demand is the value of total expected demand for all goods and services in the economy during a given period of time. ठीक है, ये इसका डेफिनेशन का बहुत बार यूज होगा। एग्रीगेट डिमांड क्या है, कई बार हमने चर्चा किया है। चलिए आगे बढ़िए। The next question. हाँ, Give the meaning of inflationary gap. इन्फ्लेशनरी गैप। चलो पढ़ो। The excess of aggregate demand over aggregate supply at the full employment level is inflationary gap. इन्फ्लेशनरी गैप, ये तो यही इसी की बात करें ना, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात जो होगा ना, एक्सेस डिमांड, वो इन्फ्लेशनरी गैप पैदा करेगा। ठीक है, ये इन्फ्लेशनरी गैप, ये फुल इक्विलिब्रियम यहाँ हो, ये दोनों पॉइंट भूल जाओ पहले। अगर यहाँ हो तो यहाँ पर अगर इसके बाद डिमांड बढ़ जाए तो ये इन्फ्लेशनरी गैप, यहाँ पर ये इतना इन्फ्लेशनरी गैप दिखा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? पढ़ो। सर मैं ही पढ़ूं? हाँ पढ़ो। Involuntary unemployment means that part of the labor force of the country which is willing to work but is not able to find jobs at the given wage. ठीक है, हमने वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट चर्चा की थी, तो इसको बताया था कि किस प्रकार केन्स केवल इसी की बात करते हैं, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। और केन्स जब फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं तो वो केवल और केवल इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि जितने भी इनवॉलंटरी लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो किस इसकी बात करते हैं, दैट इज इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए बेटा। सर कौन सा वाला? तो चला गया नीचे। हाँ ये आ गया। Give meaning of, सर ये 14? ये डिफाइंड इन्फ्लेशनरी गैप हो गया ना, डिफाइंड Yes. डिफ्लेशनरी गैप पढ़ो। Deflationary gap is the gap by which actual aggregate demand falls short of aggregate supply required to establish full employment equilibrium. हाँ, अब इसकी जो स्थिति है, इसको अगर समझना हो तो देखो एक डायग्राम हमने बना दिया है, ऐसे डायग्राम बनाया, और ये हमारा ये है, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है, और ये जो स्थिति है फुल एम्प्लॉयमेंट से कम हुआ, तो ये जो है ये स्थिति है डी ठीक है। जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अगर हमारा किसी कारण से कम इन्वेस्टमेंट होता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, तो ये जो डिफरेंस है इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन, बिकॉज ऑफ लेस ऑफ डिमांड। तो जब लेस डिमांड होगा तो डिफ्लेशन मतलब क्या है, अनसोल्ड स्टॉक की समस्या। फिर देख लो कि हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इस प्रोडक्शन कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और डिमांड यहाँ पर सेटल हो रही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ है और ये अनयूटिलाइज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है। सो इट में स्टार्ट टुवर्ड्स द डिफ्लेशनरी कंडीशंस और रिसेशन की तरफ हमारी स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड is less than aggregate supply। ठीक है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई देखो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था, तो इतना ये ज्यादा है, ये कम है, तो इस तरीके से इसका आंसर भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट समंती का पढ़ो बेटा, समंती का फास्ट। सर कौन सा टाइम भी हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको पढ़ के समाप्त करते हैं। चलो, व्हाट इज द एक्सेस डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स? What is the excess demand in macroeconomics? The excess of aggregate demand and aggregate supply at a full employment level output in the is called excess demand macroeconomic. चलो ठीक है, अब इसको देखना है तो देखो कैसे होता है। ये हमने डायग्राम है,
ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, और फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो भी डिमांड है वो हमारा ये जो डिफरेंस है, ये तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये सॉरी ये फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको लिख दिया है एम्प्लॉयमेंट, और इसको लिख दिया हमने फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद कैसे दिए, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, पहले बता रहे ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसको एडी 0 कर दिया, ये रिक्वायर्ड था इकोनॉमी में, इतना एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन वास्तव में कितना हुआ, ये इतना हो गया, एडी 1 हो गया, तो दिस इज द एक्सेस। तो ये जो होगा, ये एक्सेस जो डिमांड होगी किसी होगी, दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशनरी, अगर यहाँ पर होगा, ठीक है, इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, और इसको भी रेक्टिफाई करने के जो तरीके हैं वो क्वांटिटेटिव मेथड में सीआरआर को हम डिमांड को कम करना है तो सीआरआर को बढ़ा देंगे, ठीक है, बैंक रेट को बढ़ा देंगे, इस तरीके से हम इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। चलो ठीक है, ओके बेटा, चलो आपका समय भी हो गया है, इसलिए आपको मैं कहता हूँ बाय बाय।